बिल्कुल कैसा है बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को बोलने आई हूँ और नंबर 4 सबसे नंबर 4 माहौल नहीं में रास्ता मोहब्बत इसलिए एडमिन राज इसलिए आज भी वापस नहीं आई। यही सोचे से फ़ोन नहीं किया लेकिन अब बेचैन था, बेकरार था, बेताब था। उठने मदद नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे एक बार भी बात नहीं हुई थी मगर वो जानता था ये तो फिर तब दाई बेचैनी अपनी बेकरारी है। अभी तो बहुत चलना है और बहुत चलना है, अभी तो बहुत तड़पना है। तो ना को बहुत तो इसे जिंदगी के लिए छोड़ने का फैसला कर चुका। मगर असल सवाल ये था कि क्या वो पाने की बहुत सकेगा इसे लड़कर आया काश से भाई शादी नहीं करती इसलिए शादी नहीं करके करेगा। फिर हमने सोचा बांधा कैसे करेगा भला बगैर शादी के। आप किसी औरत को जिनके बिल बांध के रख सकते हो। कुछ लोग दुनिया के मामला में जितने ज़हन होते हैं ज़हनी होते हैं, दिल के मामला में इतने बेवकूफ़ वक्त लगता है अपने दिली मामला समझने में इतने में छूट जाती है। मुझे ब्राज़ील बुला ले अपने पास भारी उम्मीद रखने के बाद अपनी वालदा को कॉल मिला। ब्राज़ील यूँ अचानक बेगम चौकी थी इसके अचानक नहीं बहुत सोच समझ कर फैसला किया मैंने। अलियान फतेह मेरी जान में छोड़े अगर मैं यहाँ नहीं तो मुझे वहाँ बुलाने में शादी नहीं कर ना मैं कहने को मलाइका तुमको शौक लगा था। इन्हें तो लग रहा था इन्हें भी को बहुत मनाना पड़ता हाजिर करनी पड़ेगी। वो गुस्से में लग रही थी। आखिर जब भी सब फोन पर बात हुई मगर इसमें वो ठंडा लग रही थी जो अपने आप को किसी पर नॉर्मल नहीं था। कोई एतराज नहीं। सद्दाम साहब से शादी करने में अब इनके सवाल पर इसने एक गहरी सांस में खड़ी थी। जो लोग मेरे लिए ये ना कहकर ये ना कहे कि राजी है क्योंकि दिल राजी नहीं था। ये भी नया कहा के राजी नहीं क्योंकि दिमाग राजी था। असर बल्ला पर चढ़ा है जो वक्त हालात को बेहतर बना देता है पर कादिर है बना देने पर कादिर। ठीक है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आने का जल्द से जल्द इंतजाम करती हूँ। वैसे भी यहाँ जल्दी लग जाता है। मलाइका बेगम को यकीन ध्यान जो तेजी से बोली जल्दी नहीं चाहिए कल चाहिए। मैं चाहती हूँ आप मुझे कल ही वहाँ बुलाएं। मैं यहाँ और नहीं ना आप एक दिन और नहीं। इसके लहजे में मौजूद तूफान उठ रहे थे महसूस कर सकती कि मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। बहुत लोगों को जानते हैं यहाँ पर मलाइका बेगम का काबिल तरह था तो इसके लिए तो वो था इनका लफ्ज़ डैड। इनका डैड डैड नहीं है आपके पीछे शोर है मेरे भगोला मलाइका बेगम ने सेल को अपने फ़ोन से अपने कान से दूर किया। ये लड़की आज भी अपने बाप के लिए कितनी जज्बाती हो जाती है। वो दिल ही दिल कड़ाई अच्छा गुस्सा ना हम तो ये करेंगे तुम्हारा मुझे यहाँ आओ इनसे तुम्हें से बात करना और लोग बहुत खानदानी में यहाँ खानदानी लफ्ज़ अदा करना था कि नूर बेटा जिया बोली उठी खानदानी होते तो क्या इसमें सच करते मलाइका बेगम तिलमिला उठी थी। सुबह को पानी बेटा मत भूलो माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हारे लिए ही ये सब कर रही हूँ। हर बाहर वाले कलाम मत बोलो माँ माँ तो बड़ा आपके लिए कभी कुछ लिखा नहीं है मैंने लेकिन यकीन जानिए जिस दिन भी लिखूंगी एक लफ्ज़ लिखूंगी सॉरी। और कॉल डिस्कनेक्ट के बाद स्क्रीन को देखा मुझको मुस्कुराना अंदाज में जोया को अपने पर्सनल पुराना सेल मिल गया था लेकिन इसमें किसी का नंबर नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई थी। आखिर किसका भी नंबर क्यों नहीं था इसके फ़ोन। इसने ये सवाल अपने मिलाद में शेयर भी किया मगर इन्होंने लाइमी में ऐसे कंधे उचकाए जैसे जानती ना जबकि ज़रूर कोई किंदा वो बहुत बस मुँह नहीं खोलती चलिए अंधेरी की बहरी बन है। मैं ऐसा कैसे मुमकिन कि घर की पुरानी मुलाजमों को बालकनी के मुतल्लिक कुछ भी नहीं ना हो। बिस्मा जेल में थी और इससे बिस्मा को किसी भी से बाहर निकालना था लेकिन उसके पास तो कोई फैमिली फ्रेंड्स थे ही नहीं जिनसे वो मदद मांग सके। रह देख के एक ही बंदा बच गया था जिससे वो मदद होता इसका शौहर वो बेशरम से पूरी रात इसका इंतजार करती रही मगर रात भर घर ही ना आया। मुझसे दिन भर इंतजार नहीं कर सकती इसलिए इसकी ऑफिस जा पहुंची। हेलो रेज ऑफिस में वो टी शर्ट पर डार्क रेड कोट ब्लैक पैंट में बटन की हुई थी। सिंगल बात खासा ब्राह्मण होते हैं कपड़े पहन कर तुम नहीं जानती थी क्यों आज उनकी शायद याददाश्त जाने के बाद जब इसने अपनी अलमारी वो कंफर्टेबल थी इन कपड़ों में जबकि वो एक फैशन डिज़ाइनर थी और फैशन के एतबार से सूट इतने खास नहीं थे
जोया के रेफिशिएशन बैंक से पूछते हुए से चंद बेइज्जत करने लगी। जी सर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम बता नहीं सकते। जिससे फ्रेंड सेंट का दिया जवाब इसे हैरान कर गया कि कौन बाहर वाले को मुझे नहीं पहचानती। जोया फुल एटीट्यूड में कहती इससे एसपी ने अपने बराबर वाले लड़के को कुन्नी मारी और वो भी जाने में तवज्जो चुकी कि आपको कोई सेलिब्रिटी है मैम। दूसरे रेस्टोरेंट से खासा लेट कर वो पूछ क्या मजाक था। रेज मलिक की बीवी थी वो भी कंपनी के मालिक को जानता तक नहीं था, मगर रेज मलिक ने कभी अपनी बीवी को सोशलाइज नहीं किया था, ना ही वो इसे कभी मीडिया के सामने लाया, इसलिए बहुत कम ही लोग जानते थे। बाकी सबने सिर्फ मीडिया के थ्रू सुन रखा था कि कोई रेज मलिक की बीवी है, उसने तो किसी से शादी कर रखी है जिसे वो तलाक देने वाला। इस तलाक की खबरें बहुत आम थी। इसके मुतल्लिक इतनी नेगेटिविटी फैलाई हुई थी लोगों में कि लोगों ने इसे बिन देखे भी हज़ारों गालियाँ दे दी कि नहीं मैं रेज मलिक की बीवी हूँ। बहुत बेइज्जती फील कर रही थी और अपनी पहचान खुद बताते हुए वो भी अपनी शादी डेस्टिनेशन पर खड़े होकर अब पहले वाला भी नहीं था। इसके लहजे में रेज मलिक की वाइफ पहली बार का जुमला सुना वो सुना था, वो दोनों हंसने लगी जैसे उनको मजाक किया। क्या मतलब रियली मैं वाइफ हूँ उनकी? वो आखिरी जुमले पर उसे जुमावट देकर बोली आपको पता है मैम आप 526वीं औरत हैं जो यहाँ आती है और दावा करेंगे कि वो रेज सबकी वाइफ है। इनमें से एक हंसते हुए बताने लगी उन्हें जोड़े का मैं वाकई में हूँ। तो खासा जुमा देकर एक एक बोली मैम अगर आप इनके पास तो फ़ोन करके खुद ही क्यों नहीं पूछ रहे थे इनसे कि वो ऑफिस में है या नहीं। इनमें से एक रेसिपी ने नहायत के अंदाज में इसे मशवरा देने लगी। ओके इसने फ़ोन निकाला था ताकि इन दोनों का मुंह थोड़ा कल मिलाकर इसने चल कान से जाने के बजाय स्पीकर पर डाल जब कार तो इन दोनों की आंखें कल जाती रही और जाती रही दूसरी आंसू से ना मैम की अपना और हमारा टाइम ज़ाया करेंगे प्लीज़ आप जाइए इनमें से उठाओ कि मेरी से उधर खड़े हो। ने फिर से कॉल मिलाई मगर इस बार भी कॉल रिसीव न हुई बल्कि उल्टा डिस्कनेक्ट। मैम अब वक्त हो गया प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए इससे पहले कि हम गाड़ी को बुलवाना पड़े। के कहते वो कमर्शियल वहाँ से हटकर वेटिंग रूम की जानब बढ़ गई। वेटिंग रूम काफ़ी बड़ा था, एसी लगा हुआ था तो फिर दिन में चल रहा था इससे सब किसी को भी ठंड लग जाए गर्मी के मौसम में। पूरे रूम में कलर के सोफे पीछे हुए थे और सोफे पर जाकर एक टांग पर दूसरी टांग रखते न हाथ मगर अंदाज में बैठी कि अगर कोई इसे पहले न तो यही गुमान करता ताकि वो कहीं की शहजादी हो। इसकी कलाई पर बंधी हुए खुले हुए बाल जिन्हें कभी वो सीधे करने पर कभी उंगलियां फिर उल्टे कंधे पर ब्लैक कलर की पेंसिल हिल जो इसका पाँव और ऊंचा ऊंचा होने के सब अलग ही नुमाया हो रही थी। वो आराम से बैठकर अपना सर चलाने लगी, साथ साथ मुड़कर की जाने भी देखती जहाँ से ढेर में आना था। वो अपने सर पर वक्त गुजारने के लिए स्नैक वाली गेम खेल रही थी। शाम काफ़ी लंबा हो चुका था। वो हायर स्कूल मैम मैम काफ़ी देर हो चुकी है इसे वहाँ इत्मीनान से बैठा देखा। इन रेसिपी यंत्र के आगे लगी थी। इनमें से एक बड़ा उतरकर चलती हुई इसकी जाने आई और इसे जानबूझ कर कहने लगी मैं अपने वेटिंग रूम में बैठी हुई हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है? वो तिरछी निगाह से मुकद्दर को गिरफ्तार करने लगी जिसका इसे वेटिंग रूम खत्म नहीं हुआ था। आप जा रही हैं या हम गार्ड्स को बुला लड़की को पकड़कर कहती है जोया दिल चाहे इसका मुंह न से बुलाई और फिर मैं वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में करूँगी कि मतलब कॉर्पोरेशन के मेंबर गेस्ट बदतमीजी करते हैं आप इस तरह इन्हें वेटिंग रूम से भी निकाल देते हैं। जोया ने उसके सामने ही अपना सेल वीडियो पर लगाते हुए खड़े होकर लापरवाही से गार्ड्स को पकड़ने का कहा मगर आप तो गेस्ट नहीं हो। तेजी से इतराते हुए बोली ये बात तो आप जानती हैं या मैं बाहर वाले तो नहीं जो ये वीडियो देखेंगे। वो प्यारी सी मुस्कान होठों पर सजाए हुए इत्मीनान अंदाज में बोली मैम की सीने चुप आजकल मीडिया का दौर है, कोई नहीं जानता कि अगर कोई मतलब कपड़े मतलब पेशेंट के वर्कर्स गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की वीडियोस वायरल हो गई थी उनके बल्कि बाहर के लोगों को फेस करना भी इनके लिए मुश्किल था। ओके आप हैं और जितना कड़कर नहीं थी इतनी मुंह की आगे वो जा रही थी। लैब गेम खेल खेल कर भी थक चुकी थी। वो बार बार रेल का नंबर ट्राई करती मगर दूसरी डायरेक्ट कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती। आखिर साइको का मसला क्या एक कान तक नहीं उठाता मेरी और वो रोंदी सी में चैन की स्क्रीन देखते हुए बड़बड़ाई थक चुकी थी। वो इंतजार करते करते नींद की झोंकें आने लगी। ठीक है कल की मीटिंग फिक्स कर देना और अपने लेदर की पहले ब्लैक कोट को उठाकर पहनते हुए बेटी उसी खान की जानिब देखा। अस्सी से गोया हुआ वसी
वही रंगत के मालिक रेस का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी रेस के दोस्त की रेस दो थे जो अक्सर इसके साथ रहा करते और अलग-अलग कामों को मैनेज करते। शशि जितना नरम मिजाज और ठंडा था, सकलैन इतना ही गरम मिजाज और लगभग गोले से बात-बात में गुस्सा आने लगता, मगर वफादारी में वो जान भी दे सकता था। इसके मिस्टर फिरोज राजपूत की कलाई थी, इनकी बेटी पाकिस्तान में रहती है और इसे यहाँ बुलाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है इस हवाले से, उसी को बताने चाहते ही रेस ने इसे बेतासी निगाह इस पर डाली। फिरोज राजपूत की कोई बेटी भी है? सकलैन चाहकर मुझे करने से नहीं रोक सका था। हाँ, अभी रिसेंटली दूसरी शादी की है इन्होंने, सुना है पूरी खानदानी काफी खफा है इनसे इस शादी को लेकर। तो शराबी किस्म का है। अजीज अपनी खुद के बटन लगा रहा था जब उसे गरम गरम न्यूज देने वाले अंदाज में बताने लगा तो उसे क्या करना है वैसे ब्रीफकेस उठाते हुए नहायत मजब अंदाज में पूछ रहा था, कर दो मदद। परेशान करने वाले अंदाज में कहता, बाहर की जाने पर सकलैन ने पता नहीं इसके लिए दरवाजा खोला और तीनों लिफ्ट में दाखिल हुए। जब लिफ्ट की डंक करके रखने की आवाज आई तो झोंका लेते लेते रुकी। बस एक निगाह और वो दूर से ही इस वेटिंग रूम में नैन में जो देखती हुई लड़की को पहचान गया था। भर के लिए वो थम गया, फिर इसे मुकम्मल इग्नोर कर जाने लगा। रेस, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? फिर रेस को देखते इससे सारी नींद भाग गई। तो फौरन उठकर भागती इसकी जानवर, तुम यहाँ क्या? अब्दुल्ला जी ने सवाल किया, जैसे जानते ही ना हो कि वो इसका इंतजार कर रही थी। नीचे कितनी कॉल्स की इसने, तुम कल घर नहीं आई तो मैं ऑफिस चली आई। बिस्मा जेल में है, प्लीज मदद कर दो, इसने सेल्फ डिफेंस में मारा था, वो बेकसूर है। बेचारी वो बोल रही थी कि अभी क्यों कबल इसके पता गुजर गया और भी इतनी आसानी से कहा पीछे छोड़ने वाली थी। साथ इसके पीछे आने लगी। जोया, हम इस पर बात कर चुके हैं। वो बाहर आकर खड़ा हुआ अपनी गाड़ी के इंतजार में तो जोया तेजी से इसके रूबरू आई। इसका रास्ता रोकने के लिए जोया के रास्ते रोकने पर इसने सदमे गाड़ी के चेहरे पर डालते स्पार्श से लहजे में कहा, वो बेचारी बेकसूर है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसकी मदद करनी चाहिए? जोया पीछे वाले चारा बनाकर उससे रहम की मुद्दे मदद नहीं, फिर वही दो टोकन इनकार। ठीक है तो डील है। वो समझ गई थी सामने खड़े पत्थर इंसान से रहम की उम्मीद करना बेकार है, इसलिए वो इस्तेमाल की जो इसके एनर्जी को सबसे बेहतर समझता है। मान को इससे ज़्यादा जानती नहीं थी, मगर जितना इसकी शख्सियत को जाना था वो इतना ही समझ चुकी थी कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, घाटे का सौदा कभी नहीं करता और ना ही इस काम में हाथ डालता है जिसमें इसे कोई नफा ना हो। डील कैसी थी? वो एक ब्रू चुकाकर फिर से पूछ रहा था। इसकी ग्रे आंखें खूबसूरत हैं, एक लम्हे के लिए सब कुछ कर लेने लगी। अगर तुम इसमें कुछ छुड़वाते हो तो मैं कल ही तुम्हारे साथ जाकर डिवोर्स फाइल करूंगी। ना सिर्फ ये बल्कि जायदाद के 50-50 की जगह हम कर लेंगे। वो बड़े के पसंदे थे और वहाँ चलाकर और की जायदाद का आधा हिस्सा बीवी को मिलता था। इसलिए जोया ने इसके सामने ये पेशकश दमादती से रखी, लेंगे और पहले इस जोया 24 लाख के बाद मेरी फुल अंदाज में होंठों को ट्विस्ट करता हल्का सा मुस्कुरा बोला तो जोया इसके सीधे गाल पर पड़ने वाला खूबसूरत डिम्पल देखने लगी। उसने वो फैलाना डिम्पल खुद ही इसकी तवज्जो को अपनी जानिब खींच लिया था। ये तो कानून है, डिवोर्स के बाद मियाँ बीवी के दरमियान आते आते होते हैं। तो अभी तो वो बोल ही रही थी रिश्ते के मुकाबिल बात करते हुए, और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है? एक मिनट में के बाद अपनी रजा का हेल्प देने वालों एक हाथ कमर पर टिकाते छोटी आंखों पर बोझ से पूछते हुए जब लापरवाही से लहजे में बोला तो जाया को अपनी कमर पर सीने की मुंडी ढलते महसूस हुई। शक कभी रोक दफा था और शख्स थोड़ी देर की इसकी शायद आंखों में नहीं देख सकता, मतलब मेरे ऐसा खाने वाले हो जो पुरानी परेशान होकर पूछो वो छोटी याददाश्त तुम्हारी गई है। सुबह अक्सम चौधरी मुझे नहीं मैच करते वक्त तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें तुमने खुद साइन किया था। इसके मुताबिक तुम तलाक वक्त एक कंसिस्टेंसी में ले सकते हो। मुझे इस कदम की उनकी याद सोया कि पाँव के नीचे से जमीन खींच गया था। नहीं कर याद क्यों रुला रहे हो? और बच्चों की तरह रोंदा मुंह बनाकर व्यक्ति बोल उठी। अभी तक वो इस खुशी फहमी में जी रही थी कि इस तलाक के बाद अरेज मिल गया जिसका सब एक जिंदगी गुजार सकते, मगर पता था चला था उसने तो अपने माँ पहले कुल्हाड़ी मारी थी। मैं गधी थी क्या? क्या मैं इसके पत्ते पड़े थे कि यह किस तरह का फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने? रेस के सामने ही वो अपने बालों तो नोचना शुरू हो गई थी। वो उसकी नाखून तो उसको अंदाज में खड़ा वो सामने तक किसी तक तरह पे इसकी गाड़ी आ गई और इस नाजुक से लड़की को वहीं खड़ा कर छोड़कर मुड़कर चल दिया था। ठीक है, मत करो तो मेरी मदद, मैं भी फिर तुम्हें नहीं देने वाली जिनकी तुम्हारी
वो महबूबा तहरीम दूसरी औरत बनकर रहेगी। ज़ोया ज़ोया का बस जल जलकर बोलना था कि रेत के कदम खुद रुके। क्या कहा तुमने? बर्फ की इसकी जाने देख, बर्फ की माँ ने मुझसे लहजे में पूछा। इसकी छरप गिरी आंखें एक दो लम्हे के लिए ज़ोया को खौफ में मुबतला कर गई थी, मगर बिस्मा किसी से सुलह नहीं थी। मैं बेचारी जेल में ही पड़ी रही। बिस्मा अगर कभी भी जेल में ना होती, अगर इसने जेल के सामने इसके साथ न ले होती, यही कि मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। दिल से हिम्मत की है इस रोबदार शख्स के सामने पहनकर बोलने की। तुम मुझे धमकी दे रही हो? लक्ष्मण चौधरी इस नौजवान की क्रिस्टल की गहरी आंखें इसके वजूद पर गड़ी थी। ज़ोया को महसूस हुआ जैसे वो इसकी रूह तक जोड़ रही है। हाँ, अपने खौफ पर कस डालकर अकड़ कर बोली। कुछ लम्हा दोनों ही एक को देखते रहे। माहौल पर खामोशी का राज था। अगर किसी के बाद से तो वो थी ज़ोया की चलती तेज शांत और बेतरतीब देखते। तुम बस इंतज़ार करो। और ज़ोया तेज़ी से इसके पीछे आई थी, मगर वो तब तक गाड़ी में बैठ चुका था। इसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करके चला था। बंद करके वो चला गया। पूरा एक दिन गुज़र चुका था। मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था इससे कि अगर नाराज़ भी थी तो ऐसे भी क्या नाराज़गी ऑफ़िस ना हो। पर्सनल लाइफ़ अपनी जगह, प्रोफ़ेशनल अपनी जगह। क्या वो भूल गई थी कि वो इसकी पर्सनल सिक्योरिटी है? इसका सारा काम वही तो मैनेज करती है। वो अचानक कैसे गायब हो सकती थी? बेसब्री सर आपने बुलाया। इसका हैंड में दाखिल होकर नज़र झुकाए नहायत मज़े अंदाज़ में पूछा, मगर उन्होंने कॉल करके बुलाओ, कहो कभी कि अभी ऑफिस पहुंचा, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इस काम में दिल नहीं लग रहा था। पहले तो कभी दिल इस तरह बेचैन नहीं हुआ था किसके लिए, जैसे इसकी एक दिन की छुट्टी से हो गया था। अनाम बड़ी प्यारी थी। इसे भला खुद फ़ोन करके अपने मजबूर ना कैसे झुका सकता था। अरे शायद इन्होंने नंबर ब्लॉक किया है मेरा। इसकी बात सुनो, इलियान के खड़े हुए थे। नंबर ब्लॉक? इससे नाराज़ थी मैं। भला शायद का नंबर ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? अब इलियान ने फ़ौरन ही अपना सेल उठाकर इसके व्हाट्सएप चेक किया। तो नहीं हो रही थी ना। लास्ट में इसने ब्लॉक कर दिया मुझे। वो व्यक्ति क्या हंसा था। किसी का आपको ब्लॉक कर देना सबसे बड़ा थ्रिल का तमाचा होता है, जो इस लम्हे लियान ने महसूस किया था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने ब्लॉक किया तो समझ नहीं पाया। कुछ लम्हे इसे गुस्सा याद आया। नूर को बिचकाना हरकत पर हंसी। सर आपके इनके घर जाकर चेक करूँ क्या? इसकी गुस्से में भड़क उठाता। जाहिर सी बात है, अपना मुंह दिखाने के लिए तो पैसे नहीं देता। मैं इसकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी फूट रही थी। फैज़ ने इतना गुस्से में लियान को पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़की लियान पर राजवीर को ब्लॉक कर रही थी। क्या ये कोई आम दूसरी? ओके सर, मैं अभी चाहता हूँ। वो तेजी से कहकर चल दिया था। मैं वजह से हालत में भी वो उठाकर मेरे होटल ले आओ। सकते से कम सादे किया था। ओके सर। जल्दी वो अलग के बल चीखा। फैज़ हड़बड़ाकर तेजी से उसके ऑफिस से निकल गया था। इसमें हिम्मत नहीं थी लियान पति के गुस्से को मज़ीद सहने की। वो अब अपनी सीट से टेक लगाकर अपनी पेशानी सीधे हाथ की उंगलियों से रगड़ रहा था। कुछ देर बाद नुमाइश ऑफिस में इसके सेल के रिंग होने की आवाज़ गूंजी। वो जो अपने सर पकड़े बैठा था, फौरन ही सेल उठाकर कॉल रिसीव की। सर, मिस अपार्टमेंट खाली है। ये सुनते ही वो चौंक कर से क्या मतलब खाली है? सर, नूर मैडम की ज़रूरत का सारा सामान लाए हुए अपार्टमेंट है। सिर्फ फर्नीचर रखा हुआ है घर में। पर हमने नीचे फ्लोर पर जो खतून इनसे मालूमात की थी, वो पता चला कि 1 घंटे पहले वो यहाँ से टैक्सी हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। वो जुमले थे या अठंबा में इसने पे पूरे वजूद में एक जानी तकलीफ को बढ़ता हुआ महसूस किया। एक दो लम्हे के लिए वो जैसे सांस लेना भूल गया। इस लड़की की बिल्ली जैसी आंखें छम के आंखों के आगे लहरती थी। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी चुप्पी मुर्गी ने पर निकल उड़ान भरने की कोशिश करने लगी। उड़ान भरते हुए रुक गया और अगले ही लम्हे एयरपोर्ट जाने के लिए खड़ा हुआ। मैं भी देखता हूँ तो कैसे इस मुल्क को छोड़कर भाग जाता। बुढ़िया मेरी मर्जी के अभी के अभी मालूम करो वो कहाँ जा रही है, कितने बजे की फ्लाइट है। अरे डिजिटल ओके सर पे डिजिटल ओके सर फैज की बात पे इसने मुकम्मल नहीं सुनी थी। इससे पहले कि कॉल डिस्कनेक्ट का था, वो ऑफिस से निकल गया था। एयरपोर्ट जाने के लिए सब मालूम किया है। वो ब्राज़ील जा रही है। आधे घंटे फ्लाइट है। वो अभी रास्ते में था जब फैज ने इसे कॉल बताया। वो कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? वो टेक्स्ट कॉलम में रोड पर जारी कर चुका था। ऑर्डर जारी करते हुए कहीं नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? टेस्ट के में ऑर्डर जारी कर चुका था। लियान एयरपोर्ट पहुंचा तो ड्राइवर के डोर खोलने आने का इंतजार किया बजाय उसकी डोर खोलकर बाइक की पानी बहा। अभी वो एयरपोर्ट में दाखिल ही हुआ था तो इसका साइलेंट हुआ। इसने फ़ोन कॉल रिसीव करके सेल के कान से लगाया तो सर दूसरी जान उस पैक की थोड़ी डरी सहमी सी आवाज़ महसूस हुई। क्या वो धाड़ा हम रोक नहीं सकते? वो बेबसी से बोल रहा था। क्यों मेरा नाम नहीं लिया तुमने? इस जैसे व्यक्ति मकबूलियत और
काफ़ी था, वो अभी के लिए भी इस फ्लाइट को रोक सकते हैं। सर हम फ्लाइट नहीं रोक सकते क्योंकि इस फ्लाइट में कोई बंदा है जिसे ब्लैक ब्लैक टाइगर की तरफ से ऑर्डर है ब्राज़ील पहुँचने के। इसके लिए में इस ब्लैक टाइगर का नाम लेते हो वो कौन अलियान महसूस कर सकता था। वो खुद भी तो हैरान था। ब्लैक टाइगर का नाम इसके पूरे जिस्म में चिरचिरी दिला गया। अपनी कमर पर इसने पसीने की बूंदों को महसूस किया। ब्लैक टाइगर का इतना नाम ही काफ़ी था कि वैसे में बतला कर देने के लिए। यहाँ पे क्या अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी आ जाए तो भी इस फ्लाइट को नहीं रोक सकता था क्योंकि इसमें ब्लैक टाइगर का बंदा था। मैं फ्लाइट नहीं रोक सकता, इसे तो रोक सकता हूँ ना। लियान जो कुछ लम्हा मंजूर अपनी जगह खड़ा रहा। अचानक सीन में आने पर तेजी से अंदर की जानवर दौड़ा। नूर नूर अपना असर वसर का इस्तेमाल करके अंदर वेटिंग रूम में पहुंच गया था। नूर ने दूसरी तरफ चौंकी सब अंदर की जानब जा रहे थे। जब वो खड़ी खौफ के आलम में इसे कहने लगी, चलिए मैम। वो इसके आवाज़ को मुकम्मल इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। नूर अलियान की अभी तक नजर नहीं पड़ी थी। नूर पर वो मुसलसल इधर उधर देखते हुए इस आवाज़ में गा रहा था और फिर अचानक वो ठहर गया। नूर पीले कपड़ों में लगे इसके अंदर जाती हुई नजर आई। नूर नूर मैंने कहा नूर वो भागते हुए इस तक पहुंचा। इसका हाथ थामने में वो कामयाब हुआ था। हाथ छोड़ा मेरा और वो बुरी आंखों वाली सुर्खी लाल लहजे में गुस्सा समोया हकमाना अंदाज में बोले। इसका हाथ भी इस आग से कम नहीं लग रहा था जो इसने कल रात महसूस किया। वो अपना हाथ पूरी ताकत से खींच रही थी। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। वो कितनी ही कोशिश कर ले मगर लियान इसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो कैसे छोड़ता? इसे लगता था वो हाथ नहीं है इसकी दुनिया है जिसे छोड़ दिया तो पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, तो बर्बाद हो जाएगी। इसका कतई लहजा नूर को खौफजदा कर रहा था मगर चेहरे पर जाहिर न होने दिया कि नहीं छोड़ सकता। और ये वो सवाल था जो लियान पति के लिए वक्त को थमा गया। वो सख्त हो गया था। उस में अनगिनत जवाब थे। दिल भी जानता था मगर अब मसला सारा इसकी इंजनाक व अनाकत है जिन्होंने इसके लबों पर जवाब को रोक दिया था। राजपूत खानदान का बड़ा बेटा था। वो कैसे एक ऐसे लड़के न बाप को पता था ना खानदान को ना जात का। तुम आई थी, शिकवा था, यश आई थी या शायद दोनों ही थे। तो बस जिता रहा था नूर। इसके बाद सुनकर भी समझ कर वो जवाब नहीं दे सकता था। इस सवाल का इसलिए बात बदल रहा था। बात मौजूद बदल लेने का कोई फायदा नहीं होता। आप कितना ही कोशिश कर लो, घुमा फिरा लो, इसी पॉइंट पर आकर बोलना शुरू की थी क्योंकि कुछ सवालों के जवाब लाजम होते हैं जिंदगी के लिए। अब मैं ही जा रही हूँ जैसे को तैसा। जब जाना ही था तो फिर आई क्यों थी मेरी जिंदगी में? अवधान भड़का कर पूछने लगा। जज्बात मंच होने लगे थे। इसके भूल गया था कि इस वक्त वो लियान फतेह राजपूत अगर याद लेकिन इतना कि लड़की को जाने नहीं दे सकता था अपनी जिंदगी से। अभी इन्हीं को देख रहा थे जिसके सबब नूर इनकम्फर्टेबल हो रही थी। जबकि मुकब्बल को इस वक्त सिवाय इस लड़की की दुनिया में किसी की फिक्र ना थी क्योंकि तब जानती नहीं थी कि एक दूसरे से दिल लगा बैठे हूँ और जो एक बंदा कमरे में मुझे पे मोहब्बत नहीं कर सकता मगर दुनिया के सामने हाथ नहीं थाम सकता। वो अपनी कलाई छोड़ने की सही जब तक भरी निगाह से मुकब्बल को तक जजू बोली, तुमसे ज़्यादा बहादुर तो एक औरत होकर मैं हूँ लियान फतेह। कम से कम 1 साल तक अपनी माँ से तुम्हारे लिए लड़ती रही हूँ। मैं बुज़दिल नहीं, जिम्मेदार हूँ। जो अब हूँ अपने खानदान में बरादर को एक ऐसी लड़की उठा कर नहीं ला सकता। मैं खानदान में किसी न जात का पता न बाप का। वो जिताता हुआ गोया हुआ था। का आखिरी जुमला ऐसा जहरीला तेज था जो डायरेक्ट जाकर नूर के दिल को लगा। तो फिर जाओ ना, इजाज़त करो तो रही हूँ तुम्हें। जाओ, जाकर निभाओ अपनी जिम्मेदारी, अदा करो अपने फ़र्ज़। मैं तो मिन्नत नहीं कर रही तुमसे। इस बिन चाहते बिन बाप की बेटी को अपनाओ। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे कि दोबारा इन्वेस्टमेंट होने लगी। फ्लाइट लेट हो रही थी इनकी वजह से। मैम चलिए, हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। गार्ड कहते ही नूर पहले से ज़्यादा कोशिश करने लगी इसे अपनी फ्लाइट आज़ाद करवाने की। छोड़ दो प्लीज़, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। वो चीखी और वो एक चीख पूरा प्लान फतेह को ला गई थी। इसमें क्या कुछ नहीं था। दर्द बेबसी जुल्म का सानी की इंतहा, मिन्नत और सबसे बढ़कर हारिस की बिल्ली जैसी खूबसूरत आंखों में मोहब्बत कहीं भी नहीं थी। वो मोहब्बत जब वो पहली बार इसे इंटरव्यू देने आई थी और तब इसकी आंखों में नजर आ ये जिम्मेदारी, ये नाम होना सब अक्सर खानदान के बड़े बेटों की सूखी मोहब्बत खा जाते हैं। वो नफरत और इसके हाथ के पकड़ों को ढील कर दी थी। ढील ठीक है, जाओ, लेकिन आइंदा मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल न दिखाना। जिंदगी में बनना अनजान जिम्मेदार तुम खुद होगी। नहीं, रोक कर नहीं, एक कदम पीछे हटना। गहरी छाया न गाय इसकी आंखों में गाय एक अकल नफस कर बड़े लहजे में ढका था, मुड़कर लिया था। वो देख रही थी बड़ी हसरत से, बड़े शिकवे से। वो मोहब्बत था, सालों पर पुरानी मोहब्बत बता रहा था।
अच्छा सब खत्म हो रहा था, कैसे ना टूटती, कैसे नहीं बिखरती, बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अपने को रोका। क्या चला जाता है, इससे हट जाएगा, अगर हाथ थाम कर कह देता कि तुम चलो मेरे साथ, पूरी दुनिया को मैं खुद देख लूंगा। मगर वो तो तरीके में रिश्ता बनाने वाला मर्द था, और ऐसे मर्द रिश्ते रोशनी में हाथ नहीं पकड़ा थामा करते। अपनी कोट पर लगाया, ब्लैक चश्मा निकाल कर आंखों पर लगाता हुआ आगे की जाने बढ़ रहा था। और जो आज आपकी जरूरत है, वो तो स्टैंड नहीं ले पा रहे, वो कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इसके बाद ये रोकने से अभी रोना बेहतर है, वो ये सोच अपनी आंखों से बेहतर बहते आंसू साफ करके मुड़ गई थी। मैं खुद ड्राइव करूंगा, चाबी दो, उसके साथ लहजे में कहते ड्राइवर कार की चाबी इसके हवाले कर दो। गाड़ी तो गाड़ी पास करता हुआ एयरपोर्ट से ले गया। इसकी गाड़ी अब दो दो दूरियों के किनारे रुकी थी। बाहर निकले, इसकी आंखों पे अभी भी काला चश्मा लगा हुआ था, वो धूप अपनी आखिरी किरणें समेट रही थी। वह जर्द पीले आसमान ढलता सूरज जिसकी पड़ती कितने नीचे हद निगाह तक लगता मंदा खूबसूरत है, मगर इसे ना लगी। उदास रात, उदास दिन की, उदास वक्त और उदास मौसम, कितनी चीजें पर इल्जाम लग जाते हैं। एक दिल उदास होने से वो चली गई, और इस जाने दिया तो कुछ सही तो चल रहा था, बस एक मंगनी ही तो थी, तो की थी। खानदान वालों के कहने पर इतना बुरा मान गई, वो इसकी मोहब्बत में नफरत में बदल। एक आंच को कतरा गोरे गोरे गाल पे हुए, तो चश्मा उतार कर इसने ठीक तरह अपनी आंखों को साफ किया था। वो दिल लग जाएगा कब, यकीन नहीं आ रहा था। एक लड़के से रुला कर चली जाएगी। कल्याण को तेरा राजपूत हूँ मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ले जाने से पता नहीं किस कुछ झूठे दिलासे दे रहा था वो नो आंखें रगड़ने के बाद लेकर इसने जोर से गाड़ी के टायर पर लात मारी। वो आज फिर ऑफिस के लिए आई थी, लेकिन आज उन्होंने इससे कोई बदतमीजी वेटिंग रूम हेलो वो वेटिंग रूम में बताते पर जब मुझे आकर मुस्कुराते इसे देखते ही इसका पहले से खराब मूड मजीद मजीद हवा ने इसे भाव नहीं दिया। वो दांत पिसती हुई जैसे ही रेशम की जाने पर बैठी वंजीला जोया की जाने वाली रेस्पिरेशन को खड़ी लड़की बड़े 25 साल करे थे जी। ये सर से मिलने आई है और कहती है कि इनकी वाइफ है, मगर ना तो सर इनका फोन पिक करते हैं और ना ही हमें इजाजत देते हैं इन्हें अंदर आने। ओ अच्छा, अरेज ने इसे हाथ में रख रखा है और वह जेले मुतमिन अंदाज में मुस्कुराते हुए बैठ रहा है। नजर रखना इस पर, इस जैसे लड़कियां खूबसूरत व शिल्प लड़कों को फंसाने के लिए चक्कर में होती हैं। इसके कहते ही धुंध स्टूडेंट इस बात पर सर लाने लगी। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वसूल भैया, एक गुड़िया सामने खड़ी अंजिला को देखकर गरा कर खड़ी हुई। मैं ऊपर जा सकती हूँ, मुझे मिस्टर अय्यर से बहुत जरूरत है। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मगर तो मैं उल्टा नाम और उठाना इसके लचक डाले थे पुट्टे इन दोनों ने हाँ की, जिस पर जोया की पत्ती तपी थी। जी मैम की कजन को कौन रोक सकता। नो मैं रेज की बीवी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मगर तुम उनकी को जानते हो, वो चाह कर भी कड़े बगैर न रह सकती। इसने एंजेला को लेफ्ट में दाखिल होते देखा तो वो जाते जाते फातियाना मुस्कुराहट कर गई थी। कुछ देर बाद अरेज और एंजेला एक साथ ही लिफ्ट से बाहर निकले। अरेज को आता देखकर फौरन खड़ी तो इसकी जाने वाली थी। अरेज तुम यहाँ क्या कर रही हो जोया? यार इसका थका हुआ चेहरा देख इंतजार कर रहा था। बिस्मा की मदद करती लड़कर देख रही थी, इसे कोई फायदा नहीं था, इसलिए आज बिस्मा के झुकाने के लिए भी तैयार थी। मैं कितनी बार कहूँ तुमसे जोया, के खड्डों में टांग नहीं अड़ाता। वो एक लफ्ज दबाकर जिता जिता कर बोला। वो बेचारी मेहनत करने पर उतर आई थी। इसके बाद मुकब्बल के साथ गहरी आंखों में कोई सार नहीं था। मिस्टर रेज हमें जल्दी चलना चाहिए, तेरे को जरूरत है आपकी। जिला पार की ने कहा कि जोया को देखते देखते बाजी मचाने लगी। कैसे बात करती, कैसे करें हम रेज दीदी, और वो कुछ करा तो जो रेज से मदद मांगने आई। जोया तुम घर जाओ, और इसके चेहरे को बुझ देखते एक लफ्ज हम और फिर आगे की जाने बढ़ गया। मुझे लगता है मेरी आधी जिंदगी तो छत से भागते भागते गुजर जाएगी। उन्होंने इसने गुस्से से चेहरे पर आते बालों की आदत के मुताबिक उंगली से काट कर मुकब्बल की पीठ पर तख्ते दांत कसते हुए गोया हुई कुछ भी कहो, एक बैक वक्त बहुत सकती है। साइकिल के पास जाने के लिए क्या अचानक ही इसके जहन में आ गया था। इसे फोन को तकते हुए जैसे अपने ही शॉट पर फिदा होते, मगर अगले ही लम्हे जमीन में आने सालों को झटकी मुंह बस उठनी जल्दी
पहुँच रेस के पीछे करते रूम को पहुँच गए थे। तुम अंदर जाओ, मैं रेस ने अंजिला के जन्म देख जीत के साथ वो लौट कर इसका चेहरा देखने लगी, मगर पूछा कुछ नहीं, हिम्मत नहीं थी रेज मलिक से सवाल करने की। भला कौन हिम्मत कर सकता था। वो फौरन इस बात में सराह लाकर अंदर चली गई। जोया सामने की जमीन देख इसने से पुकारा, मैंने कहा था घर जाओ, तो यहाँ क्या कर रही हो। जोया इसे कमरे के बाहर खड़े देख पहले तो साइड में दीवार के मगर लेकर पुकारा तो इलम हुआ कि इसके इंतजार में खड़ी। दिल में खौफ और चेहरे पर प्यार से मुस्कान सजाई इसके सामने कड़कर आई। बस इसका करीब आकर खड़ा होना था कि कबल के इसके चेहरे पर सर निगाह डालते दबे दबे गिराहट के साथ इंतजार करने लगा। तुम इसमें मैं फिर छोड़ दूंगी तुम्हारा। वो तेजी से बोली। कबल की गिरी आंखें अब इसके वजूद पर गड़ी थी। कबल कबल की गिरी आंखों में भी इसके वजूद पर गड़ी थी। वो भी कुछ मजीद कहते ऐसे कबल अंदर से आवाज, कोई भाई है क्या। हाँ मैं हूँ मिस तरीम। अंदर से आने वाली आवाज पर जोया ने फौरन लब्बैक का इसे मौका नहीं मिलना। चलिए इस मलिक से पूछने का, मिस तरीम कैसी हैं आप। मैं यहाँ आपको पूछने आई हूँ। ठीक। जोया मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होती देखते ही ये अंजीला है मुँह बसोरा जबकि तरीम भी नाखुश नजर आ रही थी, मगर फिर उसके चेहरे पर सजाई से वेलकम करने मिस जोया आप यहाँ ऑलरेडी बोल जी इसके एक्सीडेंट की खबर जोया पहुंची। आपकी कज़न ज़िला जब ऑफिस आई तो मैं रेस के साथ ही थी। तो मैंने था दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। रेस खामोशी से जोया के पीछे आकर खड़ा हो गया। ओ मैं तो मना भी किया था अंजिला को, पता नहीं क्यों इसने जाके इस वाले से रेस को धमकी किया। तहरीम हल्का बस मुस्कुराकर बोली तो जोया की आंखें ट्विस्ट हुई। ये ठीक है दूसरे का शोर बना लो अपने पास और फिर बैठकर अपने आप को बेवकूफ़ व मजलूम दिखाओ तो ठीक तरह मना करती ना आप। कबल को भिगो के जो मारता वो भी मुस्कुरा अंजिला ने इसकी बात सुनते ही दांत पीसे जिसके तरीम शर्मिंदा होकर नजर झुका गई। तब कैसी तबीयत है तुम्हारी, इससे ज्यादा चोट तो नहीं आई। और इसने इसकी जन्म देख से जी इस्तफसार नहीं बच पाऊँ पर आई थी तो। अंजिला ने खामखा ये तुम्हें परेशान करते रही लचकदार लहजे में बोली। खामखा की क्या बात है मिस्टर रेस को पता होना चाहिए तुम्हारी तबीयत के हवाले से आकर हमारा अंजिला इसके लिए चिल्ले लगी। उन्हें फौरन हमाकत में बोल पड़ी। इसका हमला मुकम्मल भी न हुआ था मैंने इसे घुर कर जिसको बोलते बोलते लब पहुंच गई। इस लम्हे रूम में वसीर दाखिल हुआ। मैंने सारी मालूमात निकलवा ली है। करीम मैम की गाड़ी को धक्का तौर पर निशाना बनाया गया और प्रोड्यूसर खुरम तहरीम मैम को गलत अफराज कर रहे थे। इन्होंने मना किया था इसने अपने बंदे से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उसे बताते उन्होंने इसके चेहरे पर वो देखा था तासुरात को पढ़ सकते मगर वो नाकाम हुई। मुकब्बल अपने जज्बात छुपाने में बहुत माहिर बंदा था। इसे उठाकर बाहर फेंक दो ब्राज़ील से वो भी अच्छी तरह खिदमत करके वो ट्रैक निगाहों से वसीक को तकता एक जमा देकर गोया हुआ तो है इसलिए मैं घुंट पी रही थी। नहीं महसूस कर सकती थी। जोया का वहाँ से हिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था जब तक कि रेस मौजूद है। इसलिए वो आस्ते से बोली, अरे तुम इस जोया को लेकर चले जाओ मैं ठीक हूँ। अब बेचारी परेशान हो रही है मीठी छुरी कहीं की। जोया से देखी दिल बंगोलिटी इसकी याद आ गई थी। इंसान खत्म नहीं होता वो औरत सीधी हो नहीं सकती जो दूसरों के शौक और रातों को अपनी खिदमत के लिए बुलाए होने था। 3 साल पहले अपना ख्याल रखना कोई भी मसला हो तो कॉल में आस्तीन से कहकर अब वो जोया की जानब तवज्जो हुआ। चलो मैंने खीर से इसके चेहरे को तकते हुए हसीन नौजवान आगे बढ़ गया था। करीम के कमरे से निकलने से लेकर गाड़ी तक का रास्ता इन दोनों ने खामोशी से तय किया। जोया ने जब देखा ड्राइवर से चाबी ली है तो फिर वो खुद ही कार खामोशी से बैक सीट पर बैठ पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। लग ही नहीं रहा था कि दो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं 30 साल पुरानी शादी वाली। करीम के खाते एक्टर प्रोड्यूसर सरखम को 1 मिनट में बात करने के लिए तैयार हो गए। बल्कि यूँ कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि तुमने तो वाह कर लिया लेकिन मैं तुमसे बोल के थक गया कि तुम ऐसी के लिए मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह रही कि इंसाफ दिलाओ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम इसे आज़ाद कराओ। 2 जेल से बचा कर भी मजीद खामोश न रह सकी। कल से खून की घूंट पी रही थी वो दिल कर रही थी जल रही थी। करीम के खातिर गैर किए भी इसे इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हुआ था। और इसका क्या तुम इसे यकीन था वो पाँव में भी गिर जाए ना तो उनके दिल इसकी मदद के लिए राजी ना हो। इतनी मिनटें कर इतनी बार ऑफिस तक मगर वो
था कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बेचारी हॉस्पिटल के लिए कितनी चक्कर लगा चुकी थी, मगर फजीलत बेगम अपनी रिपोर्ट वापस लेने के लिए राजी नहीं। और जितनी वो पावरफुल कोर्ट वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सिर्फ रेज इसकी मदद कर सकता था। यही वजह थी कि वो बार बार बिस्मा की खातिर मिन्नत कर रही थी। जो है वो सियासी लोग हैं, मैं एक मामूली सी सिक्योरिटी के लिए इनसे नहीं लड़ सकता। वो बेहतरीन होगा, तुम भी दूर रहो, मत भूलो तुम्हारा नाम इनके साथ मत है। इतने सदमे से गोया हुआ तो जोया ने बेबसी की इंतहा छोटी अपनी मुट्ठी पंचीने लगी। इसने इतनी जोर से अपने नाक अपने खाल में गड़े थे कि वो सफेद पड़ गई थी। अगर मैं मैं इसकी मदद नहीं करेंगी तो वो बेचारी कुछ दिन की जेल में पड़ी रहेगी। और वो जज्बाती होकर इस पत्थर दिल शख्स को संभाल जाने की सही कर रही कोशिश कर रही थी। तो ये मेरा मसला नहीं, वो दुनिया जहाँ की जिन जो हर्ट अपने लहजे में समझ। जब वो बोला तो जोया को अपने दिल चिढ़ता महसूस हुआ। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता? उस बेचारी की जेल में होने की वजह सिर्फ गरीब लड़की या सिक्योरिटी होना नहीं था। जोया की सिक्योरिटी होना था, वो इस बात का इसे एहसास। वो खून जलाती विंडर की जानिब मुंह फेर गई। मलक मैंशन पहुंचने के बाद वो गाड़ी की चाबी उछाल कर ड्राइवर की जानिब बढ़ाता जोया के साथ अंदर चल दिया। तब वो कमरे में दाखिल होते कोट और टाई उतारकर सोफे पर डालता। गार्जियन के सामने जाकर अपनी लेंस उतारने लगा। फिर अपनी शर्ट उतारी। और क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल था जो काफी देर से कोशिश कर रही थी इसे पूछने की, लेकिन ना जाने क्यों जी आंखें वाले मुझे अमर को देखने के बाद हिम्मत ही नहीं होती अपने अल्लाह इस सवाल को लाने के लिए। वो मुठ्ठियां पीटते इसके पीछे खड़ी थी। खुद में हिम्मत जमा करके सवाल करने की कि क्या मैं इतनी हिम्मत करके सिर्फ 2 लफ्ज़ सीधा हो गए थे? क्या वो मुड़ा स्त्री चमकती आंखें रूबरू और बस इसका रूबरू होना था कि लगभग 2 बार दूसरे से जमी बोल नहीं सकती, कुछ ना पूछ सकती। बहुत रबदार शख्सियत थी इसकी, जाहो जलाल वाली, खासतौर पर इसकी क़यामत डाती आंखें। वो जो आंखों से कत्ल करता था वल्लाह। इसके 2 लफ्ज़ को अनसुनी कहता वो बराबर से गुजर कर वाशरूम की जानिब बढ़ गया। इसने वो शावर का स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी तो थक कर बेड पर बैठ के खबर ही न हुई कि वो कब लेटी और कब नींद से अपने गोश्त में ले ली। वो दुल्हन के रूप में थी। लाल शरारा इस पर खासा जच रहा था, मगर आंखों में वो बिल्कुल सुनी सफेद धुआं छाया हुआ था। सामने रेस खड़ा था अपने ब्लैक शर्ट और पैंट में। तुम्हें ये दिन में कभी नहीं भूलने दूंगा। महक चौधरी कान के मुंह लाकर कर रहा था। इसके लबों से निकलती की महक वो नजदीक से सबब महसूस कर रही थी। पूरे जिस्म ने चुरनी सी इसका जुमला सुने, मैं भी तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं, वो भी तेजी से बोली थी। और फिर जैसे इर्द-गिर्द का माहौल काले धुएं में तब्दील हुआ, एकदम सब बदला। अब रेत की सुरख आंखें इसके रूबरू थी। जोया अख्तम चौधरी, मुझे मेरा बच्चा लाकर दो, तुमने मारा है मेरे बच्चे को। जोया अख्तम चौधरी, मैंने कहा मेरा बच्चा लाकर दो। वो चीख रहा था, वो धाड़ रहा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, लाल गोया लहू बरस रही हो। आंखें इस कदर गर्म में मुतला थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसका दम घुट रहा था। वो अचानक चीखते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। ये कैसे ख्वाब था? वो पूरी देर पसीनों से तरबतर हो रही थी। कुछ लम्हों वो बस ताकत से बैठी रहती। फिर जब होश बहाल हुआ तो दोनों हाथों से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना साफ करती वो घबराए हुए लहजे में बोली। वो ब्राजील के एयरपोर्ट पर खड़ी थी और वक्त ब्राजील में पड़ते गली ज़बान राइड थी जिससे वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखती थी। 2-3 ड्राइवर ने इससे पूछा भी कि वो कहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो जवाब न दे सकी। फिर इसकी माँ ने भी उसे बताया था कि यहाँ इजराइल की शराब बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मुहतात रहे जब तक वो अपना एक अपना तक ना करे, क्योंकि नहीं लगता, इसलिए वो ख्वाब भी नहीं। वो खुद भी डरी हुई थी। काफ़ी देर तक वो अपना सूटकेस लिए खड़ी रही, मगर इसे लेने कोई ना आया। अब इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। इसकी माँ के पास इतना वक्त भी नहीं था कि इसे एयरपोर्ट लेने ही आ जाए। वो कितनी ही बार व्हाट्सएप पर कॉल कर चुकी थी, मगर कोई जवाब ही नहीं आया। इसने गार्जियन को भी कॉल किया, मगर इसका कल भी नहीं लग रहा था। अब इसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सीट पर बैठकर इंतजार करने लगी। 1 घंटा, 2 घंटे, हद तक है 3 घंटे गुजर गए। अब इसे नींद के झोंके आने लगे तो बुखार में थी। इसका बुखार पड़ रहा था, आंखें जलने लगी थी। इस समय में कोई इसके बराबर में आकर बैठा। हाँ डैड, पहुंच गया हूँ। आप ड्राइवर भेजिए मॉम को। बता दें मेरी फिक्र न करें। अगर आप इसके साथ ड्राइवर की मेहरबानी हो गई है तो मैं आधे घंटे का सफर 1 घंटे में तय करके घर पहुंच जाऊँ। वही एकदम वो बोलते बोलते रुका। समी रंग बदला, वक्त रुका, हर चीज ठहर गई। ये शायद इससे लगी। नूर का सर के कंधे पर आकर टिका था। इसकी गर्म सांसें इसे अन्नी आंखों वाली शहजादी की गर्दन कुछ साथी मलूम हुए। वो हल ना सका, वो बोल ना सका। सर के कंधे पर सर रखते ही इस लड़की के खुले बाल चेहरे पर बिखर आए थे। उनकी पहली बार किसी लड़की का सर इसके कंधे पर था। एक समय तक तो वो बहुत रहा, शांत रूप। हेलो शायद हेलो सेल पर दूसरी जानब से आने वाली अपनी वालदा की आवाज़ पर